हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है फिर से। लगातार जारी है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस और आप देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में 18वीं शताब्दी के नवीन जो राज्य बने हैं उनकी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो नवीन राज्य हैं स्थापित हुए हैं उनकी बातें हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो कौन सा राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे भाई साहब? हम बात कर रहे थे बंगाल के बारे में। किसके बारे में? बंगाल। नवीन राज्य में हम किसकी बात कर रहे थे? बंगाल। तो सीधा देखते हैं, बंगाल के नवाब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। जैसा कि हमने कहा कि बंगाल की बातें हो गई थी। ठीक है, और जहां पर ये बहुत बड़ा एक भूमि था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, जहां पर इनके नवाब का जो है अधिकार देखने को मिलता। अलग से मुगल एम्पायर से ये अलग होकर टूट कर नए राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से किए हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम पूरी तरह से यहाँ देख चुके हैं। अभी जो बाकी है वो है बंगाल के नवाबों की बात करेंगे। बंगाल के नवाब, और बंगाल के नवाब कौन कौन से थे जिसकी चर्चा हम करेंगे वो देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए, तो सर्वप्रथम जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो संस्थापक रहे हैं, मुर्शिद कुली खां। कौन है भाई साहब? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जिनका समय 1717 से लेकर सन 1727 ईस्वी तक देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सुजाउद्दीन की। ठीक है, किसकी? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का समय काल जो रहेगा वो 1727 सन 1727 से लेकर 1739। चलिए, वहीं पर थर्ड नंबर में हम जो बातें करेंगे वो क्या रहेगा? सरफराज खां। सरफराज खां जिनका समय काल सन 1739 से लेकर 1740 तक देखने को मिलेगा। वहीं पर चौथे नंबर पर हम बात करेंगे अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अली वर्दी खान का समय काल सन 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा। छठे नंबर पर सिराजुद्दौला, सॉरी, पांचवें नंबर पर सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के बाद जो समय है पहले वो लिख लेते हैं, सन 1756 से लेकर सन 1757, जहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसी समय क्या देखने को मिलेगा? प्लासी का युद्ध। छठे नंबर पर हम बात करेंगे मीर जाफर की। मीर जाफर की, और मीर जाफर सन 1757 ईस्वी से लेकर 1760। ठीक है, उसके बाद सातवें नंबर पर मीर कासिम। और मीर कासिम का जो समय रहेगा, ठीक है, सन 1763 से लेकर 65 तक। ठीक है, ये दो बार बनते हैं। मीर जाफर आपको देखने को मिलेगा दो बार बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
60 से लेकर 63 तक ये दूसरी बात ये बनती है। 60 से लेकर 63 तक ये दूसरी बात बनते हैं। और उसके बाद मीर कासिम के बाद हम बात करेंगे नजमुद्दौला। नजमुद्दौला जिनका समय काल सन 1765 से लेकर 1766। और अंतिम में आपको देखने को मिलेगा सैफुद्दौला। उद्दौला 1766 से लेकर 1727। ठीक है, चलिए बातें करते हैं 2 मिनट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सॉरी कोई आ गया था। ठीक है, तो 2 मिनट का इंटरप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं बंगाल के नवाबों की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि बंगाल के नवाबों में ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मुर्शिद कुली खां के बारे में। क्या भाई साहब? मुर्शिद कुली खां फर्स्ट नंबर के नवाब कौन रहेंगे? मुर्शिद कुली खां।
1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक ये आपको दिखाई देंगे बंगाल के नवाब के पद पर। और इनके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं कि सन 1707 में, ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो मैं औरंगजेब के समय की अगर बात करूं तो सन 1700 में क्या हुआ था, इनको बनाया गया था, मुर्शिद कुली खान को क्या बनाया गया था भाई, दीवान नियुक्त किया गया था। इनके समय की बात है, ये औरंगजेब की समय की बात है, ये आप समझ गए ना। वहीं पर अगर बात करें उसके बाद आगे चले तो औरंगजेब की इनकी मृत्यु हुई थी कब? मृत्यु सन 1707। उसके बाद जब उत्तरवर्ती मुगल काल आते हैं तो उत्तरवर्ती मुगल काल में जो शासक है फर्रुखसियर ने इनको क्या बना के भेजा था, इनको सूबेदार बनाया था, ठीक है, फर्रुखसियर द्वारा क्या बनाया गया था भाई, इनको सूबेदार नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था किसको? मुर्शिद कुली का। किसके समय? फर्रुखसियर के समय, फर्रुखसियर फर्रुखसियर के समय इनको क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। और अपनी इस समय जैसे सूबेदार बना, ठीक है, सूबेदार बना, उसकी अपनी जो राजधानी थी बाद में कहाँ ले गए, ये ढाका ले गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मुर्शिद कुली खां के बारे में तो पूरा हम देख चुके हैं, पूरी बातें कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने जो है जिस समय कौन था भाई, जिस समय क्या बोलते हैं मुगल साम्राज्य, ठीक है, जिस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो मुगल साम्राज्य चल रहा था उनसे अलग होकर फर्रुखसियर के बारे में जानते हैं। फर्रुखसियर जहां पर अपने मतभेदों के चलते उनका मन सैयद बंधुओं के जो है के साथ देखने को मिला था, उनका मन किसके तरफ था? सैयद बंधु की तरफ, क्योंकि फर्रुखसियर को ही सैयद बंधु ने क्या किया था, गद्दी पर बैठाया था। और फर्रुखसियर के द्वारा उस सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया गया था, हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया गया था। बाद में ये पता चलता है कि जो सैयद बंधु को फर्रुखसियर मारने वाला है, क्योंकि फर्रुखसियर के जो रस तंत्र में, फर्रुखसियर के जो शासन प्रशासन में हस्तक्षेप हो रहे हैं, और इसी कारण से ये पता चलता है किसको, जब सैयद बंधु को, तो सैयद बंधु खुद फर्रुखसियर को मार देते हैं। तो फर्रुखसियर इन बातों पर उलझा हुआ था, ठीक है, फर्रुखसियर इन बातों पर क्या हुआ था, उलझा हुआ था। और आप देखें मुर्शिद कुली खां फिर बंगाल का नवाब जो है बन जाता है। चलिए इनके समय कुछ कुछ घटनाएं अगर देखिए, घटनाक्रम इसके समय कुछ कुछ घटनाक्रम है। तो पहली बातें इनके समय घटनाक्रम में नंबर फर्स्ट, इस समय 3 विद्रोह हुए थे, 3 विद्रोह हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके समय कितने विद्रोह हुए थे, 3 विद्रोह हुए थे। एक विद्रोह जो किया था वो सीता राम राय प्लस उदय नारायण प्लस गुलाम मोहम्मद, ये तीनों ने मिलकर एक विद्रोह किया, ठीक है। तो ये पहला विद्रोह। दूसरा विद्रोह सुजात खां द्वारा किया गया, सुजात खां का विद्रोह कहलाया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नजाद खां का विद्रोह, नजाद खां का विद्रोह, ठीक है। तो इनके समय क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण घटना देख रहे हैं उनमें से एक है विद्रोह हुए थे इनके समय, 3 विद्रोह हुए थे। सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद सभी ने मिलकर एक विद्रोह किया था। फिर सुजात खां का विद्रोह देखने को मिला था और नजाद खां का भी विद्रोह देखने को मिला था। ये 3 विद्रोह याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके समय कुछ प्रशासनिक कार्य हुए थे, जैसे कि घटनाक्रम या प्रशासनिक कार्य की अगर बातें करें,
कुछ यहाँ पर जो है प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी। इनके समय कुछ प्रशासनिक कार्य की गई थी और भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी। जैसे कि एक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं खालसा भूमि। क्या है? एक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं खालसा भूमि। और खालसा भूमि का कहने का मतलब क्या है भाई? खालसा भूमि कहने का मतलब है ऐसी भूमि जिनका नियंत्रण बादशाह करती है। ऐसी भूमि जिनका नियंत्रण के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, जो है शासक के अंतर्गत होती है। खालसा भूमि किसको कहा जाता है? कि जिनका नियंत्रण बादशाह या शासक करते हैं। कहने का मतलब पूरी तरह से ये किनके कंट्रोल में होती है? ऐसी भूमि जो बादशाह के कंट्रोल में होती है, जो है प्रत्यक्ष रूप से शासक के कंट्रोल में होती है, उसको हम खालसा भूमि कहते हैं। चलिए, तो खालसा भूमि की व्यवस्था लाई गई। एक व्यवस्था इजारेदारी या इजारा व्यवस्था, इसको हम कहते हैं इजारा व्यवस्था। क्या भाई साहब? इजारा व्यवस्था। और इजारा व्यवस्था क्या है? इस अवस्था के अंतर्गत ठेके पर भू राजस्व वसूलने का कार्य क्या कहलाती है? इजारा व्यवस्था कहलाती है। साथ ही साथ तीसरी, अगर प्रशासनिक कार्य या भू राजस्व व्यवस्था में बात की जाए तो तीसरी व्यवस्था लाई गई थी जिसको तवापी ऋण कहा जाता है। इसको तवापी ऋण कहा जाता है। तवापी ऋण कहने का मतलब है कि किसानों को समय पर भू राजस्व देने हेतु, ठीक है, देने में समर्थ प्रदान करने हेतु, समर्थ क्या है? प्रदान करने हेतु, ठीक है। कहने का मतलब है, मैं अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, बोलचाल की भाषा में बोलूं ऐसी जो है, तो इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का उधार देना, ठीक है। क्या देना? उधारी देना। राशि क्या है? उधारी देना, ठीक है। उधारी या एक प्रकार की ऋण देना पहले से। उधारी कहने का मतलब है पहले से राशि देना। तो भाई किसान है, तो किसान देखिए ऋण मिलता है ना, आप देखिए जो है किसान जो है किसानों को ऋण मिलता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो ऋण मिलता है, उसी प्रकार ऐसी उधारी पहले से दी जाती ताकि वो अच्छी तरीके से फसलों का उत्पादन कर सके और भू राजस्व टैक्स वगैरह आराम से पटा सके। उसके लिए एक ऋण दी जाती है और उसी ऋण को तवाफी ऋण कहते हैं। ठेके पर भू राजस्व वसूली की जो कार्य की जाती है उसको इजारा व्यवस्था। खालसा भूमि जिसका नियंत्रण डायरेक्टली राजा करता है। ऐसी भूमि जिसका नियंत्रण डायरेक्टली कौन करता है? शासक करता है, राजा करता है, वो खालसा भूमि कहलाती है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करेंगे। देखिए ये इतनी सारी बातें हैं। तो उसके बाद जो मुर्शिद कुली खां है, ठीक है, समझेगा आगे। जो मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खां, इस मुर्शिद कुली खां की जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी क्या हो जाती है भाई साहब? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होता है? सन 1727 में। इनके मृत्यु के बाद जो नया नवाब बनते हैं, नेक्स्ट नवाब, ठीक है, क्या है? नेक्स्ट
या अगला नवाब जो बनते हैं वो कौन है? सरफराज। ठीक है, सरफराज खां। और सरफराज खां के बारे में कहा जाता है कि ये मुर्शिद कुली खां का क्या था भाई साहब? ये दामाद था। ठीक है, मुर्शिद कुली खां का क्या था? दामाद था। क्या है? तो मैंने क्या क्या लिखा? सरफराज का नहीं है, मैंने क्या, दूसरा कौन है? सुजाउद्दीन है, सॉरी। ठीक है, मैंने क्या कहा? सुजाउद्दीन। नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? मुर्शिद कुली खां के बाद नेक्स्ट शासक कौन बनेगा भाई साहब? सुजाउद्दीन। यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट में तो क्या है? सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन बनेगा। और जो कि सुजाउद्दीन है वो मुर्शिद कुली खां का क्या है भाई साहब? दामाद है। और इसी ने इनका जो पुत्र है, इनका जो पुत्र है वो कौन है? यही है सरफराज, सरफराज खां। समझिए क्या पूरी बात है? इनका ही पुत्र है। क्या है? सुजाउद्दीन का पुत्र है सरफराज खां। और सुजाउद्दीन ने एक व्यक्ति को बिहार का क्या बनाया गया था? नायाब सूबेदार बनाया गया था। बिहार का क्या है? नायब सूबेदार। और बिहार का नायब सूबेदार कौन है भाई साहब? वो होंगे अली वर्दी खान। अली वर्दी खान। चलिए, बिहार का आंख में कुछ पड़ गए हैं। चलिए, अब देखिए क्या होगा। मैंने क्या कहा? देखिए, बिहार का नायाब सूबेदार, फिर आप कैसे समझ सकते हैं ये कैसे बिहार का नायाब सूबेदार कहने? देखिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या कहा, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, जैसे कि ये आपका बंगाल का क्षेत्र है। ये पूरा क्या है? बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा क्या है भाई साहब? बंगाल है। और इस बंगाल में जो है बहुत बड़ा भूभाग है। और बंगाल में बंगाल ही नहीं है, बंगाल में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, आपको बिहार देखने को मिलेगा, आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, मैंने कहा आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ठीक है, और अन्य जो भी है, झारखंड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने कहा। तो बंगाल के जो बड़े भूभाग में कोई एक क्या होगा? एक सूबेदार होगा। ठीक है, क्या होगा? इस बंगाल के पूरे बड़े भाग में क्या होगा? एक सूबेदार की नियुक्ति की जाएगी। और इस जो जगह, छोटे छोटे जो जगह बच, कहने का मतलब इनके अंतर्गत, इनके अंदर जो भी जगह है उनमें किसकी पोस्टिंग की जाती है? ये सभी में जो भी है वो नायाब सूबेदार की पोस्टिंग की जाती है, नायाब सूबेदार। और इसी बिहार का नायाब सूबेदार बनाया गया था किसको? किसको भाई साहब? अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां को इसी बिहार का क्या बनाया गया था? नायाब सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, ये बंगाल भी ही आता था उस समय। बंगाल जो है प्रांत में, प्रोसीजर में जो है बिहार भी आता था। तो बिहार का क्या बनाया गया था? बिहार का क्या बनाया गया था? इसको नायाब सूबेदार बनाया गया था। अब देखिए स्थिति कैसी होगी। अब स्थिति कैसी होगी? सुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। इनका समय काल आप जानते हैं। देखिए, मैं इस प्रकार से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिनका समय काल बहुत अत्यधिक है और उनके बारे में जो कार्य, अच्छे कार्य है और जिनको अच्छे से देखेंगे उसको मैं इस प्रकार से बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन जिसके जिनके समय कोई भी कार्य नहीं हुआ और वो अयोग्य शासक है तो मैं उस टाइप से बताऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने कहा, सुजाउद्दीन का जो समय काल है 27 में तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद उनका दामाद सन 1727 में ये, ठीक है, सन 1727 से क्या है, कितने वर्षों तक? 1739 ईस्वी तक ये देखने को मिलता है। 39 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद सरफराज खां क्या बनते हैं? शासक बनते हैं सन 1739 से लेकर 40 तक।
ठीक है, सरफराज खान क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। जब कहा जाता है सरफराज खान शासक बनते हैं, ठीक है, जब इसका इस बंगाल का शासक कहने का मतलब बंगाल का नवाब, शासक कहने का मतलब मैं शासक बोल रहा हूँ, समझिएगा क्या, बंगाल का ये क्या बनते हैं भाई साहब, नवाब बनते हैं। ठीक है, तो बंगाल के में ही एक जगह आपको देखने को मिलेगा, क्या है, बिहार। बिहार क्योंकि बंगाल के अंदर ही है, और बिहार का ही नायाब सूबेदार नियुक्त किसको किया गया था, इनके पिताजी ने, किसको किया गया था भाई, अली वर्दी खां को, अली वर्दी खां को। ठीक है, और आपको ये पता चलता है बाद में कि इसी बिहार का नायाब सूबेदार जो है, बिहार का जो नायाब सूबेदार है अली वर्दी खां ने क्या किया था, सरफराज खां को पराजित किया एक युद्ध में, और पराजित करके इसके पोस्ट को खा गए, कहने का मतलब इसको नायाब के पद से हटा दिया, और अली वर्दी खान इस नवाब का नेक्स्ट नवाब बना, सॉरी इस बंगाल का नेक्स्ट नवाब बना। और वो युद्ध क्या है, कौन सा युद्ध है भाई, वो युद्ध का नाम है गिरिया और घिरिया का युद्ध। ठीक है, युद्ध का नाम है गिरिया या घिरिया का युद्ध, घिरिया का युद्ध। कभी इसको घेरिया कहा जाता है, कभी ये घिरिया की युद्ध। गिरिया या घेरिया का युद्ध जो हुआ था वो कब देखने को मिला था, 1740 में। ठीक है, और इस युद्ध में कौन कौन रहेंगे, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कौन, सरफराज खां, सरफराज खां। और सरफराज खान कौन है भाई साहब, ये है बंगाल के नवाब, जो कि क्या था, सरफराज खान कौन था, बंगाल का नवाब था। वहीं पर किसके मध्य हुआ था, सरफराज खान वर्सेस, सरफराज खान वर्सेस किसके बीच हुआ था भाई, ये हुआ था अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां क्या था, बिहार का, बिहार का नायब सूबेदार था। ठीक है, बिहार का नायाब क्या था, सूबेदार था। और इस बिहार के नायाब सूबेदार ने क्या किया था, इस घेरिया युद्ध में इनको पराजित किया। ठीक है, क्या क्या पराजित करके जो है नायाब बनाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पराजित हो जाते हैं और ये हो जाते हैं विजयी। ठीक है, क्या है, विजयी। और विजय के उपरांत के द्वारा, ठीक है, ये जो है बंगाल का नया सूबेदार बनते हैं। बंगाल का क्या है भाई साहब, नया, कहने का मतलब है नेक्स्ट सूबेदार, अगला, नया कहने का नया, पुराना कोई नहीं, अगला सूबेदार, अगला सूबेदार, सॉरी नवाब, वही बात, सूबेदार सूबेदार बोल रहा हूँ। बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है, अब बनेगा अली वर्दी खान। क्लियर है बातें, चलिए। सरफराज खान के बारे में कहा जाता है बहुत ही ज्यादा अयोग्य शासक। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं किसकी बातें करेंगे चौथे नंबर में, अली वर्दी खान। क्योंकि तीनों की बातें हो गई, एक मुर्शिद कुली खां की बातें हो गई, ये पहले नंबर में, ये दूसरे नंबर में सुजाउद्दीन की बातें हो गई, तीसरे नंबर में सरफराज की बातें हो गई। ठीक है, चलिए, तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सन 1727 में उनकी मृत्यु हुई। उनके बाद उनका दामाद जो है सुजाउद्दीन क्या बनता है, जो है नवाब बनता है, जिनका समय काल 1727 से 1739। जब इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1739 को, उसका पुत्र कौन बनता है, सरफराज खान बनता है। और मृत्यु के पहले सुजाउद्दीन ने बिहार का नवाब किसे घोषित किया गया था, अली वर्दी खान को। और इसी अली वर्दी खान ने क्या किया था, इस घेरिया के युद्ध में, घेरिया के युद्ध में सरफराज खान जो कि किसका पुत्र है, सुजाउद्दीन का पुत्र है, जब नेक्स्ट नवाब बनता है तो अली वर्दी खान ने इन पर हमला कर देते हैं घेरिया नामक स्थान पर, जो इतिहास में गिरिया या घेरिया नामक युद्ध से
फेमस हुआ और बाद में यही अली वर्दी खां बंगाल का क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है, और जिसकी चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, चलिए तो चौथे नंबर में हम बात करेंगे अली वर्दी खां। क्या भाई साहब, अली वर्दी खां। अली वर्दी, जिनका समय काल सन 1740 ईस्वी से लेकर सन 1756 ईस्वी तक आपको दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अली वर्दी खां के बारे में और थोड़ा समझते हैं। तो खैर इनके बारे में देखेंगे। मैंने क्या कहा, जस्ट अभी मैंने बताया, मैंने अभी बताया कि ये जो बंगाल है, ठीक है, ये जो क्या है भाई साहब, बंगाल है। ठीक है, ये क्या है, बंगाल। और इस बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, वो जस्ट इसके पहले हम अभी देखे हैं, सरफराज खां था, सरफराज खां था। और ये बिहार का क्या था भाई साहब, अली वर्दी खां बिहार का क्या बना, ठीक है, बिहार का सूबेदार था। और इन्होंने ही इनकी क्या की, हत्या की, इनको पराजित किया। और बाद में बंगाल का नवाब कौन बन गया, अभी जस्ट हमने देखे कौन बन गया, अली वर्दी खां, अली वर्दी खां, वर्दी खां। अब देखिए क्या होगा, ये भाई साहब को डर सताने लगा। किसका डर सताने लगा, किसका डर सताने लगा, कि यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये है आपका कौन, दिल्ली और आगरा के स्थान पर मुगल प्रशासन। ठीक है, क्या है, मुगल साम्राज्य। क्या है भाई साहब, मुगल साम्राज्य, समझिएगा पूरी बात, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में जो शासक है, उस शासक का नाम है रंगीला, रंगीज मिजाज का आदमी रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इनकी कई बार हम तारीफ कर चुके हैं, तारीफ के पुल बांध चुके हैं भाई साहब, कि कितना जो है अश्लील व्यक्ति है, कितना, ठीक है, कितना जो है ये भ्रष्ट व्यक्ति है, कितना आलसी व्यक्ति है। ये पूरी इनका हिस्ट्री देख चुके हैं। ये रंगीन मिजाज का व्यक्ति है। ठीक है, तो जिस समय मुगल साम्राज्य का जो शासक था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को बंगाल का जो नवाब है अली वर्दी खां, जब बंगाल का नवाब बनता है तो अली वर्दी खां क्या करता है, चुपके से, अरे बंगाल में तो इतना भयंकर पैसा है भाई, आपको आगे देखने को मिलेगा, जब आगे आपको देखने को मिलेगा, जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से यहाँ पर नियंत्रण बैठ जाएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितने सारे खजाने निकलते हैं, बोरी में भर भर के खजाने इंग्लैंड पहुंचाए जाते हैं बंगाल से। जब मीर जाफर की धोखेबाजी से, ठीक है, वो खुद बनते हैं और मीर कासिम बनते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा कि मीर जाफर उठा के इंग्लैंड की झोली में डालता है सोना चांदी जेवरात धन, और उठा के ले जाता है इंग्लैंड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, और पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे जो है जो है अभी के जो राज्य आते हैं, बिहार है, उड़ीसा, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। तो इसी कारण, और गंगा के किनारे बसा है, ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं बह रही है, इतने सारे कारण पैसा तो होगा। ये चीजें हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, जब बंगाल की जो है शुरुआती क्लास हम लिए थे, बंगाल के, ठीक है, निर्माण के शुरुआती क्लास लिए थे, तभी हम पढ़ चुके हैं। तो इतने सारे पैसे हैं। जैसे ही अली वर्दी खां नवाब बनता है, समझिएगा, नवाब बनता है, वो चला जाता है,
ठीक है, पोटली में बांध के, ठीक है, पोटली में बांध के कितना पैसा डाल लेता है? अरे भाई साहब, पोटली में आ गया क्या, 2 करोड़ पैसा। ठीक है, 2 करोड़ पैसा कहने का मतलब 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। ठीक है, 2 करोड़ रुपया पोटली में जेब में भरता है। भरा कि पाएगा नहीं? अरे झोला वाला में ले गया होगा। किसमें? अरे झोला, सूटकेस, बैग वगैरह में भरा होगा, पोटली में थोड़ी आएगा। चलिए, 2 करोड़ रुपया बंगाल के नवाब अली वर्दी खां किसके पास ले जाता है? रंगीले के पास। इज अ नजराना, इज अ नजराना, नजराना, नजराना पेश करता है और कहता है कि भाई साहब रंगीला, हम आपको ये 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप कभी भी बंगाल के नवाब या बंगाल के क्षेत्र में आप कोई भी मुसीबत नहीं खड़ा करिएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करिएगा, आप अपना राज्य संभालिए, ले लीजिए 2 करोड़ रुपया। रंगीला वैसे तो खुशी खुशी ले लिया। अरे वो खुशी खुशी ले लिया, क्यों नहीं लेगा? अरे पहले ही बंगाल तो ऐसे ही उनके हाथों से निकल गया था। ठीक है, सादात खान जब थे, ठीक है, उस समय आप जो है अवध निकल चुका था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान जब आए तो ये बंगाल निकल चुका था। तो धीरे धीरे करके बंगाल निकल चुका है, अवध निकल चुका है, कर्नाटक निकल चुका है, धीरे धीरे वो है अपने अपने क्षेत्र निकल चुके हैं। तो इनको क्या लगेगा, बंगाल तो पहले हाथों से निकल रहा है, 2 करोड़ रुपये आ रहा है तो आने दीजिए। तो इन्होंने एज ए सिक्योरिटी, एज अ नजराना पेश किया, किसके लिए? फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से इन्होंने क्या किया? नजराना पेश किया, एक भेंट पेश किया 2 करोड़ रुपए का, कि आप कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ भाई साहब नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो है अच्छी बात है, आप हमें क्या करिए, दे दीजिए। ठीक है, चलिए, अब हंसी खुशी चल रहा है। ठीक है, अली वर्दी खां, याद रखिए अली वर्दी खां बहुत ही बोला जाता है योग्य शासक है। ठीक है, यहाँ पर आपको योग्य शासक जो देखने को मिलेगा, एक तो अली वर्दी खान देखने को मिलेगा, दूसरा सिराजुद्दौला देखने को मिलेगा, और तीसरा कहीं ना कहीं हल्का से मीर कासिम लिखेगा, मीर जाफर नहीं। मीर जाफर ने तो क्या की थी भाई साहब? धोखेबाजी की थी। किससे? सिराजुद्दौला से धोखेबाजी करके इंग्लैंड के खिलाफ हो गया, अंग्रेज के खिलाफ हो गया। आज जो पृष्ठभूमि बनती है प्लासी का युद्ध, और उसी प्लासी के युद्ध में आपको देखने को मिलेगा अंग्रेज के तरफ उनका जो मंत्री है, उनका सेनापति है, वो हम देखेंगे जब वो आएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पस की कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि बंगाल के नवाब ने अली वर्दी खां को ये 2 करोड़ रुपया थमा के रखा है। इनकी मुसीबत, इनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी बहुत सारे मुश्किलें आएंगी। ठीक है, अभी बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, और वो क्या क्या है भाई साहब, वो अगर देखें, ठीक है, इनके समय बहुत ज्यादा जो है संघर्ष का इनको सामना करना पड़ा। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे कि फिर से मैं यही इस चीज को बताना चाहूंगा। अरे यार, चलिए, ये है आपका बंगाल, ये पूरा एरिया आपका बंगाल का क्षेत्र है। क्या है भाई साहब? बंगाल का क्षेत्र है पूरा एरिया। और इस बंगाल का जो नवाब है, इस बंगाल का जो नवाब है वो अभी जस्ट है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, जिन्होंने मोहम्मद सारंगीलो को 2 करोड़ रुपया का नजराना पेश किया। जब ये नवाब बनते हैं तो इनके सामने क्या क्या दिक्कत आने पड़ती है, आप देखेंगे तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको देखने को मिलता है, इस तरफ आपको है, आपका है क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन देखने को मिलेगा? मराठी, मराठा। ठीक है, क्या है? मराठा। आप इधर से अगर जाएंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। अभी फिलहाल इस तरफ है कर्नाटक, लेकिन उस समय की बातें क्या थी कि कर्नाटक इधर है। क्या है? कर्नाटक। और कर्नाटक में है आपका मद्रास, और इसी मद्रास में है
ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई साहब? इसी मद्रास में। तो आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है, किस किस चीज का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर? नवाब जो है अली वर्दी खान सामना किसका करता है? मराठों का करता है। मराठा इस अपने राज्य विस्तार के चलते, मराठा राज्य विस्तार के चलते कहा जाता है कि कई बार जो है क्या किया भाई साहब? हमला किया है। किस पर? बंगाल पर क्या किया है? कई बार हमला किया है, ठीक है। जो मराठी हैं, ठीक है, मराठे हैं, कई बार क्या किया? हमला किया। और अंततः इन मराठा कहा जाता है कि भाई साहब अली वर्दी खान तो परेशान हो गए थे, बार बार तुम आ रहे हो यार, चलो क्या कर लेते हैं? संधि ही कर लेते हैं, ठीक है, चलो क्या कर लेते हैं? संधि ही कर लेते हैं। और कहा जाता है कि बंगाल और मराठों के बीच क्या हुआ था? संधि हुआ था। संधि किसके किसके बीच हुआ? मैंने क्या कहा? बंगाल और मराठा, बंगाल और मराठों के बीच क्या हुआ था भाई साहब? संधि हुआ था। और इस संधि में मराठों को क्या दी गई थी? उड़ीसा प्रांत दिया गया था, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा दे दिया गया, उड़ीसा प्रांत दे दिया गया, ठीक है, उड़ीसा प्रांत दे दिया गया, पहली बातें। और दूसरी बातें ये कि आप क्या करेंगे? 12 लाख, 12 लाख वार्षिक, ठीक है, चौथ के रूप में, चौथ के रूप में भी आप क्या करेंगे? देंगे। कहने का मतलब ये सारी चीजें कौन देगा? ये बंगाल देगा। और बंगाल का जो है अली वर्दी खां, बंगाल का जो अली वर्दी खां है, और बंगाल का अली वर्दी खां ये किसको देगा भाई? ये मराठा को देगा, मराठा को देगा। बंगाल का जो अली वर्दी खां है वो मराठा को देगा, ठीक है। उड़ीसा प्रांत दिया गया मराठों को, और 12 लाख वार्षिक जो है चौथ के रूप में, चौथ समझते हैं ना, ठीक है, 1/4 तो होता है। देखिए मराठों में दो चीज हम पढ़ेंगे, दो कर लिए जाता है, एक चौथ और दूसरा सरदेश मुखी। चौथ में 1/4 क्या किया जाता है? जो है कर ली जाती है, उसको चौथ कहा जाता है। और सरदेश मुखी, ठीक है, शिवाजी ने जो मराठों के स्थान को देशमुखों का स्थान कहा है, और देशमुखों से वो सरदेश मुखी नामक एक कर ली जाती है उनकी एज ए सिक्योरिटी पर्पस, और उसी को हम क्या कहते हैं? सरदेश मुखी, जो कि कितना होता है? 1/10, 1/10, सरदेश मुखी 1/10, और चौथ 1/4। तो मतलब 12 लाख वार्षिक कर चौथ के रूप में, ठीक है, एक कर का नाम लिया गया है बस चौथ के रूप में। हर वर्ष आपको 12 लाख रुपया चौथ के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। किससे? तो बंगाल का पैसा एक तो 2 करोड़ भाई साहब रंगीला लेके चला गया। कहने का मतलब अली वर्दी खां खुशी खुशी दे दिया कि मैं तो बन गया हूं भाई साहब, मैं तो नवाब बन गया हूं, पैसे तो मेरे पास बहुत है, लो नजराना, आप कुछ नहीं करोगे इसके बदले ले लो। इधर 12 लाख रुपया हर वर्ष आपको चुकाना पड़ेगा, ऊपर से उड़ीसा प्रांत भी अलग चला गया। बंगाल में आप जानते हैं, बंगाल में हमने क्या कहा? उड़ीसा भी है, उड़ीसा था, बिहार था, झारखंड थे, असम थे, ठीक है, बांग्लादेश था, झारखंड थे, ये सभी थे, और उसमें से उड़ीसा निकाल दे, ठीक है। तो उड़ीसा जो है, ठीक है, जो आप जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो उड़ीसा है, वो उड़ीसा, ठीक है, मैं यहाँ भले बना रहा हूँ, है यहीं पर लिखा हो, जो उड़ीसा है वो उड़ीसा अब किसके अंतर्गत हो गया? मराठों के अंतर्गत हो गया। तो नुकसान तो हुआ, ठीक है, नुकसान तो झेलना पड़ा अली वर्दी खां को। अभी बहुत बड़ा नुकसान अभी होने वाला है, बहुत बड़ा बंगाल को नुकसान होने वाला है, इतना बड़ा जो भरा पूरा जमीन था, इतना इफरात पैसा था, सब इंग्लैंड का होने वाला है, ठीक है, सब इंग्लैंड का होने वाला है। चलिए, ठीक है, अब चलिए समझते हैं आगे की। अब इंग्लैंड,
ठीक है, अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब की चीजें होती, ठीक है, दोनों के बीच क्या क्या बातें होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड की बातें होंगी। ठीक है, क्या है, अंग्रेज वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, अंग्रेज या ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अंग्रेज या ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब। बंगाल के क्या होंगे, नवाब। ठीक है, और बंगाल के नवाब कौन है, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। और बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या होता है, जो चीजें होती है वो मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा कि जो दुश्मन है वो कौन है, कहने का मतलब किसका सामना करना पड़ेगा। एक तो मराठा का सामना किया और मराठों से इन्होंने संधि कर ली, तो ये इनकी बातें तो निपट गई। ठीक है, इनकी बातें क्या हो गई, निपट गई। ठीक है, इन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली और इनकी बातें खत्म हो गई। और कर्नाटक के क्षेत्र पर यहाँ पर मद्रास है, मद्रास पर ईआईसी का क्या है, हेडक्वार्टर है। और इस चीज को मत भूलिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कुछ बातें। ये जो है बंगाल, बहुत सारी चीजें रिपीट होती है भाई। ठीक है, आप मैं उसी उसी बातों को बहुत सारी बार कहना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि वो समय ही रहता है कि आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये बातें भी मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी से आपको यहाँ बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीजों का जो है नीड यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए, ये जो मद्रास है, ठीक है, मद्रास है, मद्रास में ही मैंने क्या कहा था, ईआईसी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है। और आप जानते हैं, और आप क्या है, जानते हैं, अभी जो चल अभी जो समय चल रहा है सन 1756 के आसपास, 55-56 जो है। और आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था, आपको याद आ रहा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1717 में, जब मुगल बादशाह कौन थे, फर्रुखशियर, क्या है, आपको याद आ रहा होगा भाई, मुगल बादशाह कौन थे, फर्रुखशियर। और ये बातें मैं पिछले क्लास में शायद आई थिंक कहा था कि मुगल बादशाह फर्रुखशियर थे, और फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था, एक अधिकार पत्र में साइन किया था, अधिकार पत्र में साइन किया था। और उस अधिकार पत्र का नाम क्या लिया गया जाता है, ठीक है, इतिहास में दस्तक के नाम से जाना जाता है। और इस अधिकार पत्र, इस दस्तक में आपको क्या लिखा मिलेगा कि 3000 रुपया आप वार्षिक रुपया देंगे। ठीक है, वार्षिक जो है 3000 रुपया वार्षिक रूप से देंगे, तो उनके बदले में, इस 3000 के बदले में आपको बंगाल पर क्या मिलेगा, मुक्त व्यापार की सुविधा दी जाएगी, मुक्त व्यापार की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये फरमान किसने दिया था भाई साहब, ये फरमान फर्रुखशियर, जो क्या थे, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है फर्रुखशियर। इस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है, किसको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, ये फरमान दिया था। और फर्रुखशियर खुशी खुशी दिया था, क्यों, क्योंकि फर्रुखशियर पूरी तरह से बीमार थे। ठीक है, और इस फर्रुखशियर क्या थे, पूरी तरह से बीमार थे, और इस बीमार का इलाज किया था। ठीक है, इस बीमार का जो इलाज किया था वो डॉक्टर कौन था, हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन नामक जो डॉक्टर है, जो एक अंग्रेज डॉक्टर है, उस अंग्रेज डॉक्टर ने इस बीमारी का, फर्रुखशियर की बीमारी का इलाज किया था, जिसके बदले फर्रुखशियर ने 3000 रुपये वार्षिक, ठीक है, के रूप में बंगाल को व्यापार के लिए दे दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कहने का मतलब है, बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है भाई साहब, बंगाल का क्या है, क्षेत्र है। और इस बंगाल के क्षेत्र में वो क्या चाहेंगे, ठीक है, मुक्त व्यापार तो चल ही रहा है, क्या है, मुक्त व्यापार तो चल ही रहा है। अब देखिए, अब स्थिति क्या बनती है, यहीं पर इन्होंने स्टार्टिंग में मैंने कहा कोलकाता पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता या कोलकाता पर किसका निर्माण किया है, फोर्ट विलियम का निर्माण किया है।
फोर्ट विलियम नामक जो है, ठीक है, एक जगह का निर्माण किया, किला का निर्माण किया। फोर्ट विलियम नामक क्या है, किला का निर्माण किया। और आपको पता होगा ये समय किसका है भाई, ये समय जहां पर यही आज के पास कर्नाटक के पास क्या है, पांडुचेरी या पुदुचेरी कहा जाता है। ठीक है, पुदुचेरी या पांडुचेरी कहा जाता है। इस पांडुचेरी या पुदुचेरी में किसका, फ्रेंच का क्या था, फ्रेंच का हेड क्वार्टर था। और फ्रेंच और मद्रास के बीच क्या चल रहा है, कहने का मतलब है फ्रेंच और अंग्रेज के बीच क्या चल रहा है, फ्रेंच वर्सेस अंग्रेज क्या चल रहा है भाई साहब। आपको पता होगा कर्नाटक युद्ध चल रहा है अभी। और कर्नाटक युद्ध सन 1746 से लेकर 63 तक चलते रहता है, जिसमें से 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। कितने कर्नाटक युद्ध हो रहे हैं, 3 कर्नाटक होते हैं सन 1746 से लेकर 63 तक, 3 कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक युद्ध में हम पूरी कहानी देखे थे, कैसे यूरोप का जो पृष्ठभूमि यूरोप में तैयार होते हैं। पहले में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के पद के कारण यूरोप के 2 महाशक्ति फ्रांस और अंग्रेज जब वहां पर लड़ते हैं तो उनका प्रभाव भारत में भी पड़ता है और भारत में भी इनका युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वहां से 3 युद्ध हम देखे थे, 3 कर्नाटक युद्ध, जिसको आंग्ल फ्रांस युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जब युद्ध चल रहा है तो उसी दौरान ये चीजें घटना घटी है, उसी दौरान बंगाल के नवाब बनते हैं अली वर्दी खान। ठीक है, चूंकि पहले से ये फर्रुखियत ने तो ये दे दिया था कि सन 1717 में आप जो है क्या करिए, आप बंगाल पर जो है व्यापार करिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों ने फ्रेंच से बचाने के लिए जो फोर्ट विलियम जो है किला है, इस फोर्ट विलियम किले को चारों तरफ से घिरवाना चाहते थे। ठीक है, ये फोर्ट विलियम का जो किला है, ठीक है, इस किले की घेराबंदी चाहते थे। कौन कौन चाहते थे भाई, अंग्रेज चाहेंगे। और कौन चाहेंगे, अंग्रेज क्या चाहते हैं कि इस फोर्ट विलियम के किले के चारों तरफ घेराबंदी हो, सुरक्षा हो। क्योंकि अभी जो है फ्रेंच अंग्रेज का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ये नहीं चाहते हैं कि इस किले को और इस स्थान को कोई नुकसान हो। लेकिन जब ऐसी होगी, ठीक है, फोर्ट विलियम के किले को घेरा देंगे। ठीक है, एक तो ऐसे ही बंगाल पर जो है फरमान के जरिए, बंगाल पर जो है मुक्त व्यापार के जरिए यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है इनका नियंत्रण बैठ गया है। फोर्ट विलियम का किला घेरवाएंगे तो नियंत्रण पूरा तरफ से यहाँ पर जो है बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल के नवाब किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं चाहते थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों से क्या है, किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए अब लिखिए, लेकिन अली वर्दी खान, ठीक है, अली वर्दी खान ने क्या किया भाई साहब, आपको समझ आना चाहिए। अली वर्दी खान ने ये सारी बातें क्या है, कबूल ली। ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज ने क्या कहा, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज ने किससे भाई साहब, बंगाल से, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान से क्या कहा, ठीक है, कहा कि भाई साहब तुम नए नए बने, अभी नहीं जानोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फोर्ट विलियम के किले को क्या करेंगे, किले को घेरा करेंगे, घेरेंगे भाई साहब, अपना जगह है, घेरेंगे तो नहीं, क्या करेंगे, कर्नाटक युद्ध में अगर हमारे हाथों से निकल गए तो क्या करोगे, अपना जगह है, हम घेरेंगे। तो बंगाल के नवाब अली वर्दी खां पूरी तरह से क्या कर देते हैं, हामी भर देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से हामी भर देते हैं। और इस अली वर्दी खान ने एक कथन कहा है, उस कथन को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे। ठीक है, चलिए, अली वर्दी खान ने, किसका कथन है, अली वर्दी खां, अली वर्दी खां का कथन है कि जो यूरोपियन है, यूरोपियनों को क्या करें, नहीं, ठीक है, नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, छेड़ना चाहिए, इनका कहना था कि यूरोपियनों को नहीं छेड़ना चाहिए। वे मधुमक्खी मधुमक्खी के छत्ते के समान है, छत्ते के क्या है, समान है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है, नहीं छेड़ोगे, नहीं छेड़ोगे, छेड़ोगे तो क्या देगा,
तो क्या देगा भाई, तो शहद देगा। यदि छेड़ोगे, यदि क्या है, छेड़ोगे तो नोच नोच कर क्या करेगा, नोच नोच कर मार डालेगा, मार डालेगा। किसका कथन है, ये अली वर्दी खान का कथन है कि यूरोपियन जो शख्स है, यूरोपियन लोग, और खासकर यूरोपियन में खासकर किसकी बातें कही है, यूरोपियन में खासकर अंग्रेजों की बातें कही। अंग्रेजों को, यूरोपियन को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। वो किसके समान है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। इन्होंने यूरोपियनों की किसकी संज्ञा दी है वे, मधुमक्खियों के छत्ते के समान की संज्ञा दी है। और जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, मधुमक्खी को बिना छेड़े आप जो है उनके छत्ते से शहद निकालते हैं। अगर आप जानते हैं, ठीक है, शहद कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। खासकर गांव एरिया के जो लोग हैं वो ज्यादातर जानते होंगे, ठीक है। पेड़ में जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, जब मधुमक्खी वहां पर नहीं होती तो आराम से या फिर आग जलाकर या फिर किसी तरह से बच के मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हैं, ठीक है। तो शहद वो देगी और ज्यादातर वो कुछ को छेलेंगे, ठीक है, तो वो अगर वो पगला जाएगा और पगलाने के बाद नोच नोच कर मार डालेगा। कहने का मतलब है, यदि हम अलीवर्दी कहने का मतलब है, यदि हम अंग्रेजों से, यूरोपियन से दोस्ती यारी बना के रखें, ठीक है, उनसे हम थोड़ी बहुत जो है क्या है, दोस्ती यारी बना के रखें, तो हमें कुछ नहीं होगा। हम कुछ, यदि हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, तब हो सकता है हमारी नौबत आ जाए, ठीक है। तो इसी कारण से उन्होंने पूरी तरह से बोल दिया कि भाई साहब बना लो यार, क्या करो, बना लो, घेर लो, ठीक है। अपना स्थान है कौन सा, जो फोर्ट विलियम किला है उसको बना लो, उसको घेर लो, ठीक है। चलो, और ये चीजें आपको देखने को मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे अब देखिए इनकी कहानी खत्म, अंग्रेजों से भी इनका जो संघर्ष हो गया, ठीक है। और किससे हो गया, आपका जो है मराठों से भी जो संघर्ष चल रहा था, इस मराठों की में भी उन्होंने क्या किया, संधि कर लिया, ठीक है। तो दोनों से इन्होंने जो है संधि हो गया, दोनों से बातें खत्म हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं बात करूं तो अली वर्दी खां की अगर मैं बात करूं, अली वर्दी खां, अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है, ठीक है। याद रखिए, अली वर्दी खां का क्या भाई साहब, कोई पुत्र नहीं है। तो ये तो घबराएगा भाई, ये तो घबराएगा कि मेरा कोई वंश नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो इस राजपाट को कौन संभालेगा। तो अली वर्दी खान के बारे में अब ये भी जानिए कि उनकी तीन क्या थी, पुत्रियां थी। तीन क्या थी, पुत्रियां थी, ठीक है। क्या भाई साहब, तीन पुत्रियां थी। एक पुत्री, ठीक है, कितनी पुत्रियां थी, तीन पुत्री थी। एक पुत्री जिनका विवाह कहाँ हुआ था, ढाका के नवाब से हुआ था, ठीक है। एक विवाह, ठीक है, इनका क्या है, तीनों पुत्री का ये भाई साहब विवाह कर दिए थे। सभी का क्या कर दिए थे, तीन पुत्री का क्या कर दिए थे, विवाह कर दिए थे। एक पुत्री जिनका विवाह कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। दूसरी पुत्री का विवाह पटना में हुआ था। कहाँ पर, पटना, बिहार के पटना में, ठीक है। और जो है तीसरी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। तो तीनों पुत्री का शादी ब्याह करके भाई साहब ये जो है अपने आप जो है क्या समझ ले, आराम फरमाने लगे, ठीक है। ये बेटी को विदा कर दिए, मुक्त हो गए, ठीक है। और कुछ नहीं है भाई जिंदगी में, ठीक है, जीवन में और कुछ नहीं है। तो एक विवाह ढाका में, दूसरा विवाह पटना में और तीसरा विवाह पुणे में। याद रखिए, इनकी पुत्रियों के नाम का कोई उल्लेख किसी इतिहासकार द्वारा नहीं दिया गया है। जब कोई इतिहासकार इनका उल्लेख नहीं करते तो मैं कहां से करूंगा, ठीक है। तो मैं लगभग 3-4 बुक जो है देख लिया हूं, उसमें अली वर्दी खां के तो पुत्र है नहीं, पुत्री का जिक्र नहीं मिलता,
कहने का मतलब पुत्री के नामों का जिक्र नहीं मिलता और 3 पुत्री का जिक्र मिलता है, जिसमें से इनका विवाह एक ढाका में, एक पटना में, एक पूर्णिया में। और सबसे छोटी थी पुनिया, और पुनिया के क्या थे, पुनिया का एक पुत्र था, और पुनिया का एक पुत्र था जिसका नाम है सिराजुद्दौला। क्या नाम है, सिराजुद्दौला। और अपने शासन काल में रहते हुए, ठीक है, अपने शासन काल में रहते हुए अली वर्दी खान ने क्या किया, इस सिराजुद्दौला को क्या घोषित कर दिया, नेक्स्ट नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नवाब घोषित किया, घोषित किया। ठीक है, अपने जीवन काल में नेक्स्ट नवाब को घोषित किया। और ये कौन है भाई साहब, ये इसके अब क्या लगेंगे, कहने का मतलब है ये इनके क्या लगेंगे, पुत्री का, पुत्री का क्या है, पुत्र है। और ऐसे रिलेशन को हम किस नाम से जानते हैं, दौहित्र के नाम से जानते हैं, पुत्री का पुत्र। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दौहित्र। इसलिए सिराजुद्दौला को कहा जाता है दौहित्र पुत्र। ठीक है, क्या है, दौहित्र पुत्र, दौहित्र पुत्र, दौहित्र पुत्र। ठीक है, तो इसी सिराजुद्दौला जो नेक्स्ट क्या बनेगा, नवाब बनेगा। और याद रखिए सिराजुद्दौला, ठीक है, जो क्या थे, ये भी एक योग्य शासक। ठीक है, ये भी क्या है, योग्य शासक। चलिए, तो ये हो गई बातें, बहुत सारी बातें हो गई भाई साहब। ठीक है, आज जो है बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, सिराजुद्दौला के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, ये क्या आराम से हम चलेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं सिराजुद्दौला की बातें स्टार्ट करूं तो खत्म करते करते क्या हो जाएगा, खत्म करते करते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, अगर मैं सिराजुद्दौला, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इनका ट्रेलर दिखाऊं, इनका ब्रीफ दिखाऊं, थोड़ा से मैं ट्रेलर दिखाऊं, तो आपको क्या पता चलेगा, जब सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। मैं 5 मिनट बता देता हूं, फिर नेक्स्ट हम कल की बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं, तो नवाब बनने के बाद उनके साथ बहुत सारी मुसीबत झेलनी पड़ती है। मुसीबत नंबर 1, पूर्णिमा का, पूर्णिका का क्या है, नवाब था। और पूर्णिका का नवाब क्या था, सॉरी, हाँ ठीक है, पूर्णिमा का नवाब जो क्या था, शौकत, शौकत जंग। ये नवाब मैंने लिख दिया, सॉरी, सूबेदार। ठीक है, पूर्णिका का सूबेदार था, ठीक है, शौकत अली। दूसरी बातें, ठीक है, एक है घसीटी, घसीटी, ठीक है, ये इनकी मौसी थी, ये इनका मौसा था। 5 मिनट देखते हैं। ठीक है, अमीर चंद, एक अमीर चंद का भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जगत सेठ की बात आएगी, जगत सेठ की बात आएगी। ठीक है, कौन है ये चीजें, अरे मणिक लाल का भी नाम आएगा, मणिक लाल का भी नाम आएगा। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति है ये हम देखेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज की बात आएगी। ठीक है, तो इनके समय, सिराजुद्दौला के समय, ठीक है, पहली बात अगर करूं तो घसीटी, घसीटी इसकी मौसी, और इसी मौसी का जो पुत्र है, ठीक है, कहा जाता है इसकी मौसी का पुत्र नवाब बनने की कोशिश कर रहा था, नवाब बनना चाहता है। ठीक है, और इसी कारण से घसीटी भी क्या की थी, घसीटी भी क्या थी, क्या की थी, घसीटी ने भी क्या किया था, की थी, इन्होंने भी विरोध कर दिया था। सूबेदार शौकत जंग, शौकत जंग भी विरोध किया था, इनका मौसा था, इनका भी दमन कर दिया गया। अमीर चंद, अमीर चंद एक प्रकार का व्यापारी था, ठीक है, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर धोखेबाजी करते हैं। जगत सेठ एक प्रकार का साहूकार था, ये भी धोखेबाजी करते हैं अंग्रेजों के साथ जो है मिलकर। अंग्रेजों के साथ मिलकर मीर जाफर भी धोखेबाजी करते हैं। ठीक है, मीर जाफर जो एक प्रकार का सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसके अंदर का हम अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के संबंध में ब्लैक होल एक नाम आएगा, ब्लैक होल, ब्लैक होल नामक एक घटना की बात करेंगे, जहां पर 186 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से सिर्फ
3 अंग्रेज बाहर निकल के आए हैं और उसको हम ब्लैक होल की घटना समझते हैं, जानते हैं। फिर बाद में आपको पता चलेगा इसी समय प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जहां पर मीर जाफर, अमीर जो है चंद, जगत सिंह, मणिकलाल सभी सभी अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। ठीक है, और मीर जाफर भी अंग्रेजों के साथ हो जाता है और ये सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है अंतिम समय। तो ये जस्ट 2-3 मिनट का ट्रेलर है, कहने का मतलब सिराजुद्दौला की बातें हम स्टार्ट करेंगे तो ये लगभग 1 घंटे तक चलेगा। ठीक है, लगभग, मैं बोल रहा हूँ लगभग, 40-45 मिनट भी बांध सकते हैं, लगभग 1 घंटे तक चलेगा और उसमें पूरी की पूरी हम बातें सिराजुद्दौला से करेंगे। और अंग्रेजों में सबसे जो मेन आपको देखने को मिलेगा, रॉबर्ट क्लाइव का जो एंट्री होती है, तो आपको कहा जाता है कि ब्रिटिश में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा ये ब्रिटिश का जो पूरी तरह से निर्माण किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनः निर्माण जो किया है, वो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी जो है, रॉबर्ट क्लाइव के बलबूते से ये पूरी तरह से भारत पर नियंत्रण पा जाते हैं, पूरी तरह से बंगाल पर नियंत्रण पा जाते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं बीच में स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बीच में स्टार्ट करूँ तो 1-1.5 घंटा तो यही हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा तो यही लेगा। तो अच्छे से आराम से हम जो है चीज़ों को चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर रखते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में जो चीज़ें देखी वो यहीं पर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो शासक है, सॉरी बार बार शासक बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जो नवाब है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मुर्शिद को लिखा हो गया, सुजाउद्दीन हो गया, सरफराज खान, अली वर्दी खान। हम बात करेंगे सिराजुद्दीन। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं और बाद में हम बातें करेंगे। ठीक है, पार्ट 4। ठीक है, थैंक यू।